दादी का भुनभुनाना जारी था। अरे लड़कियां तो निखालिस भूसा होती हैं, हवा लगते ही फुर्सत से उड़ जाएंगी, लेकिन वजनदार अनाज की तरह परिवार का रखवाला तो लड़का ही होता है। ये सब बातें हम लोग सुनने के आदी हो गए थे। दोस्तों, मुझसे 2 बड़ी और 3 छोटी बहनें थीं। मैं तीसरे नंबर की बड़ी चंचल और भावुक थी, लेकिन जब मेरी सबसे छोटी बहन का जन्म हुआ तो घर में मातम सा छा गया। ऐसा सन्नाटा शायद तब भी हुआ था जब हम बहनों का जन्म हुआ था। छोटी बहन के जन्म पर पड़ोसी भी हे राम फिर से लड़की ही हुई, जैसे शब्द बोलकर अपने पड़ोसी होने का धर्म निभा जाते। छोटी के जन्म के बाद पापा 1 साल में घर आए थे। 2 महीने की छुट्टियां चुटकियों में बीत गई। वापस ड्यूटी पर जाते हुए पापा ने दादी के पांव छुए। हम सभी लड़कियों को अच्छे नंबरों से पास होने की हिदायत देकर वे चले गए। जितने दिन पापा घर में रहे, हर दिन त्योहारों की तरह बीतता, लेकिन चूहे की आग से तपती मेरी माँ के चेहरे पर जरा भी सिकन ना दिखाई देती। वह बड़ी फुर्ती से पापा की पसंद के व्यंजन बनाती रहती। दोपहर के 2 से 3 बजे पापा गांव से दूर घूमने निकल पड़ते। कभी हम बहनें भी उनके साथ चल देती। पहाड़ी खेतों के बीच चलते चलते साँझ हो जाती और फिर अंधेरा छाने लगता। मैं पापा को याद दिलाती कि अब हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन दोस्तों, पापा के जाने के बाद उदासी छा जाती थी। सारे घर में दादी समय असमय साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछा करती और सारा गुस्सा हम बहनों पर ही उतारती। उनके सामने कोई जवाब देने की हिम्मत ना करता। दादी जी का रौब और दबदबा सारे गांव में मशहूर था, क्योंकि मेरी दादी उच्च कुल में जन्मे 7 भाइयों की अकेली बहन थी। सुना है उस जमाने में दादी जी की बारात में 500 बाराती गए थे, जबकि मेरी माँ साधारण परिवार की कम पढ़ी लिखी लड़की थी। पापा नायब सूबेदार थे, लेकिन मेरे पापा जो बनना चाहते थे वह नहीं बन पाए। दादी को सख्त अफसोस होता कि मेरा बेटा दीपू मेजर का बेटा होते हुए भी पीछे क्यों रह गया, जबकि वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा था। मेजर का इकलौता वारिस होने के कारण बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए थे, लेकिन वह खूबसूरती पर मर मिटा। दान दहेज फूटी कौड़ी भी ना मिली। दादी कुछ ना कुछ बोलती ही रहती, कभी हमें कोसती और कभी पापा की किस्मत को दोषी ठहराती। दासी चालीसा अभी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि पूर्वा भागी भागी आई और बोली, दादी पास के गांव से संतू आया है, साथ में बकरी का छोटा सा एक बच्चा भी लाया है। संतू बकरी का बच्चा ले आया। बहनें प्रश्न भरी नजरों से दादी को देखने लगी तो वह बोली, बच्चों, तुम्हारी समझ में अभी ये बातें नहीं आएगी, समय आने पर तुम खुद ही समझ जाओगी। मैं उत्सुकता से भरी आंगन की तरफ भागी तो देखा सामने दूध की तरह सफेद बकरी का बच्चा भयभीत नजरों से टुकुर टुकुर मुझे देख रहा था। मैं उसे गोद में लेने को आगे बढ़ी तो वह कुलाचने भरता हुआ भाग निकला। संतू को चाय और रोटी, बकरी के बच्चे को दाना पानी खिला पिलाकर दादी ने राहत की सांस ली थी और फिर दालान में बैठकर वह आगे की रूपरेखा बनाने में जुट गई। दादी ने गांव के एक लड़के को सब कुछ समझाकर पुरोहित के घर जल्दी आने का बुलवा भेजा। पंडित ठीक समय पर पहुंच गया।
उसने संकल्प के लिए परिवार के सभी लोगों को पूजा घर में जमा किया और फिर सबकी हथेली में पानी और तिल रखते हुए संकल्प छोड़ने को कहा। परिवार के लोग बकरी पर तेल छिड़क रहे थे। अंत में पंडित ने कहा, हे देवी, अगर घर में बेटा हुआ तो यह बकरी तुझे भेड़ स्वरूप देंगे। पंडित के कहे अंतिम शब्द मुझे विष की तरह चुभ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इत्तेफाक ही कहिए कि 6 बहनों के बाद घर में बेटे का जन्म हो गया। पूरे घर में पूरे धूमधाम से खुशी मनाया गया। गांव की रस्म के अनुसार भरपूर दक्षिणा दी गई। भाई का नाम दादी की इच्छा अनुसार तथा पंडित की सहमति से काली चरण रख दिया गया। मैं बकरी के बच्चे को चारा पानी देने गई तो वह मैं करता हुआ मेरे आसपास उछलने कूदने लगा। मैंने प्यार से उसे मेमू कहकर पुकारा तो वह मेरे पास आ गया। मैं उछलती हुई अपनी छोटी बड़ी बहनों को बताने गई कि देखो, मैंने इसका नाम मेमू रखा है। मेरी बड़ी बहन ने कहा, बकरी के नन्हे बच्चे को इतना प्यार ना किया कर प्रिया, क्योंकि इसकी जुदाई तू सह नहीं पाएगी। क्योंकि मेमू की खैरियत नहीं, वह देवी माँ को चढ़ेगा। धीरे धीरे 1 साल निकल गया। मेमू अब काफी कर जवान बकरा बन चुका था। इस साल पापा जब घर आए तो दादी धीरे से पापा को अपने पास बिठाते हुए बोली, दीपक, आने वाले दशहरे पर तुझे छुट्टी लेनी होगी, क्योंकि अष्टमी को काली मंदिर में इस बकरे को भेंट करना है। पापा ने कहा, अरे माँ, तुम तो जानती हो कि फौज में छुट्टियाँ कम ही मिलती हैं। तुम्हारी इसी बेटे की झक के कारण इतनी बेटियां हो गई। माँ, अब वह जमाना आ गया है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं माना जाता। पापा का इतना कहना था कि दादी बोल पड़ी, अगर उपाय ना होता तो जिद करके मैंने बकरा ना मंगवाया होता। तुमने तो वंश का नामो निशान ही मिटा दिया होता। और क्या बेटियों के हाथ से पितरों का पानी चढ़वाता। 2 गांवों की जायदाद दूसरे वंश को ऐसे ही सौंप देते। अब कुल में नाम लेने वाला हो गया है तो काली माँ को पूजा तो देनी ही होगी। दोस्तों, हमारे दादाजी फौज में बड़े ओहदेदार थे। उनकी मौत के समय पापा बहुत छोटे थे, सो दादी ने ही मायके और ससुराल दोनों जगह को संभाला और पापा को पाल पोस कर बड़ा किया। हर साल शहीद दिवस पर सफ़ेद सिल्क की साड़ी में दादी को जब सम्मानित किया जाता तो वह क्षण हम बहनों के लिए फक्र करने का होता था। लेकिन आज दादी माँ सबसे कहती फिरती है कि काली माँ के खुश होने से ही उसके घर में पोता पैदा हुआ। गांव भर में दादी को अपनी मन्नत पूरी होने का ठिठोरा पीटते देख एक उनकी हम उम्र बुढ़िया से नहीं रह गया तो उन्होंने पूछ लिया, क्यों दीपक की माँ पहले काली माँ की याद नहीं आई जो 6 लड़कियां हो जाने के बाद मन्नत मानी। दादी लड़कियों को कितना भी डांटे लेकिन दूसरों का इस तरह कहना उन्हें कहाँ बर्दाश्त होता। फौरन बोली, तुम्हें मेरी पोतियों की फिक्र क्यों हो रही है। दोस्तों, बकरी का बच्चा मेमू अब खूब सुंदर दिखने लगा था। सफ़ेद लंबे बालों में वह देखने में बहुत अच्छा लगता। जान पहचान वाले लोग उसकी हड्डी पसली पर निहार रखते, उसकी खाल को बाखींच कर अनुमान लगाते कि प्रसाद के रूप में उन्हें कितनी बोटियां मिलेगी। दशहरा शुरू हो गया। पापा छुट्टी लेकर घर आ गए।
नज़दीकी रिश्तेदार जमा होने लगे। इस तरह का जो भी मेहमान आता वह एक नज़र मेमू पर डालकर दूसरे मेहमानों से यही कहता, भाई साहब बकरा बड़ा ज़ोरदार है। आखिर मेमू की जुदाई का दिन भी आ गया। सप्तमी के दिन मेमू को मंदिर ले जाना था। मंदिर गांव से काफ़ी दूर है। मैं उससे लिपटती और आंसुओं को उसी के शरीर से पोंछती रहती, लेकिन आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। पापा गुस्सा होते हुए मुझे कहने लगे, क्यों बकरे को परेशान करती हो, इधर उधर खेलती क्यों नहीं। ऐसे समय दादी मुझे गोद में बैठाकर कहती, रहने दे बेटा, इसी के साथ हिला मिला है, दाना पानी भी इसी के हाथ से खाता है। जिस समय बकरे को ले जाएंगे इसकी नज़र बचा कर ही ले जाना होगा, वरना यह तूफान खड़ा कर देगी। सप्तमी के दिन सुबह ही गेंदे के सुगंधित फूलों की माला मेमू के गले में डाल दी गई। रोली और अच्छत से उसका माथा सजाया गया। मुलायम घास की पत्तियां, भीगे चने और आटे की मीठी रोटी उसको खाने के लिए दी गई, लेकिन उसने छुआ तक नहीं। बेचारा मेमू मैं कर रहा था। मांस के भूखे लोग उसे धकियाते हुए ले जा रहे थे। सभी लोग तेज कदमों से चले जा रहे थे, लेकिन मेमू धीमी चाल से चलता हुआ पीछे मुड़ मुड़ कर कभी घर की ओर तो कभी मुझे देख रहा था। दोस्तों, मिमियाता हुआ यह असहाय प्राणी कितना बेबस था। मैं उसको लाख कोशिशों के बावजूद नहीं बचा सकती थी। देखते ही देखते वे लोग पहाड़ की दूसरी तरफ आंखों से ओझल हो गए और मैं थके पैरों से वापस घर आ गई और बिना खाए पिए बिस्तर में घुसी रही। घर में हर कोई देवी पूजन की बात करता कि पूजन कैसे रहा, कितने बकरे गए थे बलि के लिए। उनमें मेमू सबसे अच्छा था और मैं चुपचाप रोती। अपने गुस्से को रात भर अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे मेरा भाई कालीचरण 4 साल का हो गया, लेकिन वह ना बोलता और ना ही सुन सकता था। दादी को गहरा धक्का लगा। उन्होंने सिर पीट लिया। इंसान की इच्छाएं कितनी अधिक है, लेकिन जीते जी किसकी इच्छा पूरी होती है। धीरे धीरे कालीचरण बड़ा होने लगा। पापा रिटायर हो गए। उन्हें बेटी की स्कूल की फिक्र होने लगी। मूक बधिरों के हमारे यहाँ बहुत कम स्कूल है। किसी तरह एक स्कूल में दाखिला करवाया। मुझसे बड़ी बहन, जो ज़्यादातर चुप रहती थी, आज एक नामी डॉक्टर है। कोई शिक्षित तो कोई निजी फर्म में जनरल मैनेजर का पद संभाले हुए हैं। हम बहनों के लिए पापा को बर खोजने में अधिक परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सभी तो अच्छे पदों पर कार्यरत थी। बहुत गर्व की अनुभूति होती थी पापा को हम बहनों के बारे में बोलते हुए। कई महीनों बाद मैं इस बार पापा से मिलने मायके आई तो मेरा भाई कालीचरण नमस्ते करता हुआ मेरे सामने खड़ा था। मैं प्रसन्न सूचक नेत्रों से पापा को देखने लगी। वह सलजल आंखों से मेरी ओर देखते हुए बोले, क्या करूं बेटा? मैंने इसका एडमिशन जितने भी विकलांग स्कूल है सभी में करवा दिया, लेकिन यह मारपीट करता है। इस कारण इसका नाम काट दिया जाता है। कभी सोचता हूँ यह या तो पैदा ही ना होता और होना ही था तो तुम्हारी तरह लड़की होता। मैं मम्मी पापा को दुखी देखकर परेशान सी आंगन में टहलने लगी। मेरे पीछे पीछे माँ भी आ गई। मेमू का खूंटा आज भी वहीं गड़ा हुआ था।
मैं निर्जीव खूंटे को बैठकर सहलाने लगी। माँ मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए बोली, क्या करे प्रिया बेटा, मेमू की बलि हम भी नहीं भूले हैं।